कहानी खिलने दो। पिंटू हॉस्टल क्या गया, घर भर की रौनक ही चली गई थी। माँ पापा, मैं सभी उसे बहुत याद कर रहे थे। हालांकि सभी के याद करने की अपनी अपनी वजहें थी, पर मूल वजह तो उससे जुड़ाव और प्यार ही था। शायद शादी से पहले कदम कदम पर एक लड़की का साथी उसका भाई ही होता है। साथ खाना, खेलना, लड़ना झगड़ना, निस्संदेह पिंटू भी मुझे इन्हीं सब वजहों से मिस कर रहा होगा। शायद वह हमारी लड़ाई ज्यादा मिस कर रहा होगा। फोन पर बात करते हुए मैंने उससे ये सब विचार शेयर किए तो वह भी देर तक हंसता रहा। दीदी, आपसे बात करता हूँ तो काफी हल्का महसूस करता हूँ, पर माँ से बात करता हूँ तो मन भारी हो जाता है। काफी देर तक सामान्य नहीं हो पाता। भारी रिश्ते का भार ज्यादा ही होता है। कहाँ ममता में जगत जननी माँ और कहाँ हम अदने से लोग। मैं मजाक कर इसे सामान्य बनाने का प्रयास करती। फोन पर बातचीत के दौरान हम दोनों ऐसे ही बातों को हल्के में लेने का प्रयास करते, पर सच तो ये था कि माँ का जिक्र छिड़ते हो वातावरण गंभीर हुए बिना नहीं रहता। कारण स्पष्ट था, पिंटू के जाने के बाद माँ की हालत बिल्कुल उस तोते जैसी हो गई थी जिसका सिर्फ शरीर था, आत्मा कहीं दूर चली गई थी। मैं और वक्त अक्सर मायूस हो जाते जब माँ को हंसाने के हमारे सारे प्रयास निष्फल हो जाते। बात कहीं से भी शुरू होती, माँ इसमें कहीं न कहीं पिंटू का जिक्र निकाल ही लाती और वार्ता हमेशा एक गहरी उदासी व चुप्पी पर जाकर समाप्त हो जाती। हमारे लाख समझाने पर भी माँ पिंटू को लेकर आश्वस्त नहीं हो पा रही थी। नाश्ता करने बैठे तो माँ को फिर पिंटू की याद आ गई। तो पिंटू के साथ डाली सारी लड्डू मठरी खत्म हो गई होगी, वो तो पहले 2 दिनों में ही हो गई थी। मेरे मुंह से सच्चाई निकल गई। हालांकि तुरंत मैंने अपनी जीभ काट ली थी, पर तीर तो कमान से निकल चुका था। हाय, तो तब से बेचारा भूखा ही है। उसे तो एकाएक कुछ पसंद ही नहीं आता। सारा कुछ दोस्तों को खिलाने की क्या जरूरत थी। माँ के चेहरे पर चिंता के बादल मंडराने लगे थे। ने मुझे नाराजगी के भाव से घूरा तो मैंने बात संभालने का प्रयास किया। अब हॉस्टल में तो ऐसा सब होता ही है माँ, सब मिल बांट कर ही खाते और रहते हैं। मेरी बात अधूरी ही रह गई, क्योंकि बीच में ही फोन की घंटी बज गई थी। उधर कुछ सीरियस समाचार था। मौसाजी को अचानक अस्पताल भर्ती करवाना पड़ा था। हालांकि स्थिति ज्यादा गंभीर नहीं थी, पर मौसी का तो फोन पर ही रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। हम सभी तुरंत अस्पताल रवाना हो गए। हमारे पहुंचने तक डॉक्टर मौसाजी की हालत खतरे से बाहर बता चुके थे, फिर भी बतौर सावधानी एक आध दिन हॉस्पिटल में ही बिताना था। माँ और मौसी एक दूसरे के गले लगकर रो ली तो दोनों का मन हल्का हो गया। पापा ने इशारा किया तो मैं माँ और मौसी को लेकर कमरे से बाहर निकल आई। हम वहीं एक बेंच पर बैठ गए। पास के ही एक कमरे के बाहर स्टूडेंट्स का जमावड़ा लगा था। पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि एक्सीडेंट में घायल एक स्टूडेंट को एडमिट करवाया गया है। भुवन नामक इस स्टूडेंट के हाथ पांव में गंभीर चोट आई थी। वह बिहार के किसी गांव का था। उसके माता पिता को खबर कर दी गई थी, पर उन्हें पहुंचते पहुंचते भी 2 दिन तो लग ही जाने थे। बाहर खड़े स्टूडेंट्स में से एक लड़की ने बताया, दीदी, वे लोग गरीब परिवार के हैं, पढ़े लिखे भी कम ही होंगे। हम लोगों ने ही पैसे इकट्ठे कर उनका तत्काल में आरक्षण करवाया है। भुवन के इलाज का खर्च भी हम लोग मिलकर उठा रहे हैं। अब तक माँ और मौसी भी हमारे पास सरक आई थीं। उत्सुकतावश वे लड़के और उसके इलाज के बारे में पूरी जानकारी जुटाने लगी। तब कुछ बच्चे अपने अभिभावकों के साथ सबके लिए खाना लेकर आ गए। वे यही के रहने वाले थे और भुवन के क्लासमेट्स थे। उन सभी को प्यार से एक दूसरे को खाते खिलाते देख हमारी आंखें भर आईं। लग रहा था जैसे एक भरा पूरा कुटुंब वहां जमा हो गया है। इतनी सदस्य संख्या और इतनी गतिविधियों के बावजूद उनका अनुशासन देखने योग्य था। वहां मौजूद टीचर्स आपस में यही वार्तालाप कर रहे थे कि अपनी शरारतों और शोर से कॉलेज को गुंजायमान रखने वाले ये स्टूडेंट्स यहाँ कितनी शांति और सभ्यता से सारी व्यवस्था संभाले हुए हैं। हम मन ही मन भुवन नामक उस छात्र को देखने के लिए अत्यंत व्यग्र हो उठे थे, जिसकी खिदमत में विद्यार्थियों सहित पूरा कॉलेज प्रशासन जुट गया था। पूरे गलियारे में स्टूडेंट्स 2-2, 4-4 के समूह में छितरे हुए थे और धीमे स्वर में वार्तालाप में मग्न थे। उनके पास से गुजरने पर ही उनकी वार्ता के अंश सुने जा सकते थे। किसी अज्ञात प्रेरणावश हम तीनों धीरे धीरे कदम बढ़ाते भुवन के कमरे की ओर जाने लगी, पर कान झुन में बतियाते स्टूडेंट्स की बातों पर ही लगे थे। वे बारी बारी से वहां रुकने वालों, नाश्ता खाना आदि लाने वालों के नाम तय कर रहे थे। हॉस्पिटल में एक साथ इतने लोगों का रुकना और आना जाना ठीक नहीं है। इससे बाकी लोगों को असुविधा होगी। एक बोला, हाँ, मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ। ऐसा करते हैं, शाम तक रजत और परेश रुक जाएंगे, रात में पीयूष और पांडे सो जाएंगे।
सवेरे मैं और स्नेहा दूध नाश्ता लेकर आ जाएंगे। बात और भुवन तो अभी काफी दिन कॉलेज आ नहीं पाएगा। हम इसे रोज के नोट्स की जेरॉक्स करवा कर पहुंचाते रहेंगे। जब मन अच्छा होगा, तबीयत ठीक होगी तो वो पढ़ लेगा, ताकि परीक्षा के वक्त ज्यादा जोर न पड़े। कमरे के एकदम बाहर खड़े झुंड की बातें भी कम दिलचस्प नहीं थी। परसों अंकल आंटी आए तो यहाँ किसी जिम्मेदार का होना जरूरी है। मेरे हिसाब से आंटी को संभालने के लिए सोनिया ठीक रहेगी। हाँ, और अंकल को सारी स्थिति में समझा दूंगा। मेरे पापा डॉक्टर हैं, मैं उनको एक बार यहाँ के डॉक्टरों से बात करवा दूंगा, थोड़ी बेहतर देखभाल हो जाएगी। जय ने जोश से कहा तो वहां उपस्थित और स्टूडेंट्स के साथ साथ हम भी उसे प्रशंसात्मक नजरों से देखने लगे। भुवन के कमरे का वातावरण एकदम शांत था। हमने झांका तो एक लड़का पलंग के पास बैठा नजर आया। हम भुवन से मिलने आए हैं, मैंने बाहर खड़े लड़के से कहा तो उसने हमें भुवन का रिश्तेदार समझकर सहर्ष हमारे लिए रास्ता बना दिया। अंदर बैठे लड़के की पीठ हमारी ओर थी, इसलिए उसे हमारी उपस्थिति का आभास नहीं हुआ, पर उसकी बातों से हमने अंदाजा लगा लिया कि एक्सीडेंट के वक्त वह भुवन के पीछे बैठा था। तू डर मत, अंकल आंटी कुछ नहीं कहेंगे। फिर भी तुझे तसल्ली नहीं हो रही तो उनसे कह देना कि गाड़ी मुकुल यानी मैं चला रहा था, तू तो बस पीछे बैठा था। लेकिन गाड़ी तो मैं चला रहा था, वो भी तेरी। भुवन मासूमियत से बोला, मालूम है, पर अंकल आंटी को ये सब बताने की क्या जरूरत है। वे बेचारे वैसे ही थके हारे, परेशान और चिंतित आएंगे। तेरी बाइक भी तो डैमेज हुई है। चिंतित था, उसका भी तो खर्चा। भुवन का स्वर, वह सब हो जाएगा, बाइक इंश्योर्ड है, क्लेम मिल जाएगा और अभी यह सब बातें करने का वक्त नहीं है। पहले खुद को संभाल। हमारे कदमों की आहट से वे दोनों अचकचा गए। जी आप? मुकुल ने प्रश्न उछालकर सवालिया नजरों से भुवन को ताका, लेकिन उसके चेहरे पर भी पहचान का कोई चिन्ह न उभरता देख वह असमंजस में पड़ गया। हम पास वाले कमरे के मरीज के रिश्तेदार हैं, मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बताया। तब तक माँ भी सामने आ गई थी। वे एकटक भुवन के चेहरे पर नजरें गड़ाए थी। दुबला पतला, मासूम सा चेहरा, पपड़ाए होंठ, निश्चल आंखें, यकायक में चौंक उठी। कहीं माँ की ममता में आंखें भुवन में पिंटू का अक्स तो नहीं ढूंढने लगी हैं। माँ के कदम भुवन की ओर बढ़ रहे थे, नजरें अभी भी उसके चेहरे पर टिकी हुई थी। उनके बढ़ते कदम भुवन के सिरहाने जाकर ही थमे। प्यार से वे उसका माथा सहलाने लगी। सब ठीक हो जाएगा बेटा, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। मौसी हैरानी से कभी माँ को तो कभी मुझे देख रही थी। मैंने उन्हें शांत रहने का इशारा किया, फिर माँ का हाथ पकड़कर उन्हें धीरे धीरे बाहर ले आई। भुवन को अब आराम करने दो माँ, तभी तो वह जल्दी ठीक होगा। हाँ हाँ माँ सम्मोहित सी मेरा हाथ पकड़े बाहर आ गई थी। मैंने उन्हें बेंच पर बिठाया। तब तक पापा भी हमें ढूंढते ढूंढते आ गए थे। कहाँ चले गए थे तुम लोग? उधर एक्सीडेंट में घायल एक लड़का भर्ती है। मैंने बात पूरी भी नहीं की थी कि माँ शुरू हो गई। देखा देखो इस लड़के को, इसलिए मुझे हर वक्त पिंटू की चिंता सताती रहती है। वहाँ अकेला बेचारा, कहीं उसके साथ भी कुछ ऐसी ऊंच नीच हो गई तो क्या माँ? मैं फट पड़ी थी। देखा नहीं कैसे सबने उसे हाथों हाथ संभाल रखा था। इतनी देखभाल तो उसके अपने माँ पिता भी नहीं कर पाते। पिंटू को लेकर आपकी अनर्गल चिंता और सोच बेमानी है। किसी अनिष्ट की आशंका से घबरा कर चिड़िया अपने बच्चे को घोंसले में ही छुपाकर रखेगी तो बच्चा कभी उड़ना नहीं सीख पाएगा। आपको सिर्फ उस बीमार बच्चे में पिंटू की छवि दिखाई दी। उसकी मदद को तत्पर खड़े इन 50 बच्चों में पिंटू की छवि दिखाई नहीं दी। आप क्या उसे हमेशा कमजोर, सबकी सहानुभूति का केंद्र ही बनाए रखना चाहती हैं? क्या आप नहीं चाहती कि हमारा पिंटू कभी बड़ा हो, इस तरह औरों की मदद करे? गंभीर सोच में डूबी नजर आई। मानती हूँ माँ, सबसे छोटा होने के कारण वह हम सभी का प्यारा दुलारा है। आपने धरती माँ बनकर नन्ही कली की तरह हमें अपने अंक में सहेज रखा है, पर अब आपको इन कलियों को सहज और स्वतः खिलने, विकसित होने का मौका देना होगा माँ। अपने बच्चों के स्वाभाविक विकास के लिए आपको इतना बलिदान तो करना ही होगा। हाँ रजनी, तुम्हें इतना मजबूत तो होना ही पड़ेगा, तभी पिंटू भी आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बन पाएगा। मानता हूँ तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा माँ, बेटे का रिश्ता ही ऐसा है, सभी रिश्तों से बढ़कर पिंटू अभी जिस दोस्ती के रिश्ते को एंजॉय कर रहा है वह प्यार के साथ ढेर सारी मस्ती समेटे है, पर इन सबसे ऊपर है माँ का रिश्ता, जो ममता के साथ ढेर सारी चिंता परवाह समेटे हुए है। सही पहचान पा रहा हूँ ना रजनी? मैंने गौर किया। पापा आवाज में बेहद प्यार और आत्मीयता समेटे प्रशंसात्मक निगाहों से माँ को निहार रहे हैं। भावनाओं के अतिरेक से माहौल थोड़ा भारी होने लगा तो मैंने पापा को हिलाया। पापा, आपने बाकी सब रिश्तों को तो डिफाइन कर दिया,
लेकिन पत्नी की डेफिनेशन नहीं बताई। पापा एक पल को सोचने की मुद्रा में आ गए, फिर गला खनखाला और गंभीर स्वर में बोलने लगे, प्यार प्लस ख्याल प्लस डर प्लस साथ प्लस नोकझोंक प्लस जिंदगी प्लस मस्ती। अरे बस भी कीजिए जीजा जी। मौसी ने रोकना चाहा। पापा ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, भावनाओं का इतना मसाला एक साथ मिलता है तब एक आदत बीवी तैयार होती है। ठहाकों के साथ एक ही पल में वातावरण की गंभीरता छंट गई। एक मधुर संदेश चारों ओर गुंजायमान होता ध्वनित हो रहा था, रिश्तों की बगिया को महकने दो, हर कली को सहज ही खिलने दो। मैंने और पापा ने गौर किया। मम्मी शर्माते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगी थी।